हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फाइल पाथ सिस्टम और एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट। उसी के साथ आज हम डिव, क्लास, आईडी और वेब पेजेस के बारे में भी जानेंगे। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि यार एचटीएमएल में एडवांस चीजें कहां होती हैं, और मे भी आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी एचटीएमएल पढ़ रखी होगी। लेकिन आज जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं शायद ही आपने कहीं वो चीजें पढ़ी होंगी। आपको पता चलेगा कि किसी नॉर्मल टॉपिक के अंदर भी कैसे डेप्थ को ढूंढा जा सकता है। अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो सिर्फ उससे ये मत समझ लेना कि उसने डेप्थ को कवर कर दिया है या फिर जो उसने बोल दिया वो सच हो गया। उसके पीछे की रीजनिंग क्या होती है वो जानना भी बहुत जरूरी होता है दोस्त। तो चलो फिर बिना किसी देरी के मौत के खेल को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। आप में से बहुत बच्चे लाइक नहीं करते हैं, ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, मैं देखता हूं आपको, लेकिन आप लाइक नहीं करते हो। और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना कि बेस्ट लेक्चर इन एचटीएमएल। चलिए आते हैं हम अपनी स्क्रीन की ओर। तो हम स्क्रीन पे आए, आपको यहां पे कुछ दिख तो रहा है। हाँ भैया, ये कुछ अजीब सा ये है क्या, पहले ये समझा दो। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल पाथ के बारे में। ये फाइल पाथ होता क्या भैया, चलो समझते हैं। देखो दोस्तों, मेरे पास मान लो index.html पेज है। ये index.html पेज है और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर इमेज सेक्शन में, अभी तक हमें पता है कि मैं किसी भी इमेज को अपने index.html के साथ इंसर्ट करा सकता हूं। कैसे कि मैं इमेज टैग लिखता था इस तरीके से और उसका सोर्स मेंशन कर देता था और जो भी मेरे पास वेब का लिंक रहता था इस तरीके से। लेकिन तब क्या होगा कि वो इमेज मेरे ही सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। अभी तक तो हम क्या करते थे, इमेज को अगर मुझे लिंक करना है तो मैं http करके कोई लिंक लाता था, यहां पे डाल देता। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि वो इमेज मेरे सिस्टम के अंदर ही है। जैसे ये डॉट है, मुझे इसी को रेफर करना है, तो इस इमेज को मैं कैसे डिस्प्ले करा पाऊंगा। कुछ नहीं करना दोस्त, आपको सिंपल यहां पे .png लिख देना है और आपकी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। है भैया, हो जाएगी। चलो प्रूव करके देखते हैं। तो ये मन स्टैक के कोर्स को डाला मैंने वीएस कोड के अंदर और ये रहा हमारे index.html फाइल। तो इसको मैं सबसे पहले एक इमेज वाले को मैं यहां पे बना देता हूं, इमेज। अब यहां पे ये देखो index.html और doc.jpg, यहां पे jpg एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है। तो अगर मुझे इसको रेफर करना है तो मैं इसको सिंपली ऐसे करके रेफर कर सकता हूं और यहां पे मैं मेंशन कर सकता हूं कि डॉग इमेज। अब अगर इसको मैं शो प्रीव्यू आपको कराता हूं साइड में ही, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डॉग की इमेज आ गई है। यही वो डॉग की इमेज थी जिसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराया है। तो इसकी मैं हाइट विड्थ को थोड़ा सही कर सकता हूँ कि मैं बोल दूंगा भाई इसकी हाइट को 200 पिक्सल। हाँ, अब सही से दिख रहा है मुझे। चलो, विड्थ नहीं दी, लेकिन हमने जो इमेज मेरे सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट थी उसको मैं कैसे रेफर कर सकता हूं। तो यहीं पे इंट्रोडक्शन होता है मेरे फाइल पाथ सिस्टम का। किसका? फाइल पाथ के सिस्टम का। अब फाइल पाथ मेरे दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरे पास रिलेटिव पाथ और एक होता है मेरे पास एब्सोल्यूट पाथ। अब ये क्या होते हैं, मैंने क्या कहा, मेरे पास दो टाइप के फाइल पाथ होते हैं, एक रिलेटिव पाथ और एक एब्सोल्यूट पाथ। ये क्या होता है, चलो इनके बारे में पहले डिस्कस करता हूं। मान लीजिए मैं अभी यहां पे द्वारका के अंदर प्रेजेंट हूं। दिल्ली में एक सिटी है द्वारका, मैं वहां पे प्रेजेंट हूं और किसी ने कहा उसको चांदनी चौक जाना है। वो मेरे सामने खड़े के मुझे पूछ रहा है कि मैं द्वारका में, वो इंसान खड़ा है और मुझे पूछ रहा है कि मुझे चांदनी चौक जाना है। तो मैं उसको डायरेक्शन कैसे दे सकता हूं। तो मैं उसको बोल सकता हूं पहले यहां से सीपी चले जा, फिर सीपी से आप विकासपुरी और विकासपुरी से आप चांदनी चौक जा सकते हो। एक तरीका ये हो गया जाने का। हाँ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका तो मैंने कर दिया डिस्कस। दूसरा तरीका ये हो सकता है, मैं बोलूंगा पहले अर्थ में जाना, फिर अर्थ के अंदर एक कंट्री होगी इंडिया, इंडिया के अंदर एक सिटी है न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली के अंदर एक जगह है चांदनी चौक, तुम वहां चले जाना। और इसी को कहते हैं हम एब्सोल्यूट पाथ। और जो पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया था उसको कहते हैं हम रिलेटिव पाथ, कि हम करंट लोकेशन पे खड़े होके वहीं से मैं उसको पाथ बता रहा हूं कि भैया तुझे यहां यहां से जाना है, कि तुझे यहां से सीपी जाना है,
सीपी से तुझे विकासपुरी जाना है, अब विकासपुरी से कहां, चांदनी चौक। लेकिन ये तो हो गया हमारा रिलेटिव पाथ का, लेकिन एब्सोल्यूट पाथ में क्या होता है कि मैं उसको एक्चुअल पाथ दूंगा बिल्कुल जीरो से, जहां से स्टार्ट हो रहा है कि भैया अर्थ के अंदर आना है, अर्थ के अंदर इंडिया के अंदर जाना है, इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर आपको चांदनी चौक, इस तरीके से। तो दो तरीकों से मैं रास्ता दे सकता हूं। तो चलो इसको एग्जांपल से एक बार हम यहां पे देखते हैं। जैसे मेरे पास यहां पे index.html था, तो अगर ये वाला जो index.html ये अल्फा वाले फोल्डर के अंदर है, ये मेरा रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर के अंदर मेरा lion.png है, कैट है, और ये अल्फा नाम का फोल्डर है। ये तीनों ही किसके अंदर प्रेजेंट है, रूट फोल्डर के अंदर। अल्फा फोल्डर के अंदर doc.png, index.html, और ये कौन सा, ये बीटा प्रेजेंट है। बीटा के अंदर home.html, cow.png, और ये फोटोस है। फोटोस के अंदर ये सब प्रेजेंट है। जैसे आप यहां पे देखते होंगे ना कि भैया मान लो ये बैकएंड है, बैकएंड के अंदर ये पेज रहा, ये डे रहा, ये फोल्डर रहा, ये ऐसे ही वहां पे भी दर्शाया जा रहा है। ठीक है, कि एक फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स रखी हैं और एक और फोल्डर रखा। जैसे ये फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर 4 फोल्डर प्रेजेंट है, डे टू के अंदर एक फाइल प्रेजेंट है। इस तरीके से मैंने उसको बताया है। अब देखो index.html से अगर मुझे doc.png में जाना है तो मैं डायरेक्ट जा सकता हूं, मैं इसको सीधा बोल दूंगा कि भैया क्योंकि ये सेम ही लेवल पे हैं, index.html, doc.png और बीटा, तो ये तीनों सेम ही लेवल पे, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि भैया तुझे सीधा किस में जाना है, doc.png में। मान लो उसको जाना है किसके पास, cow.png के पास, उसको इसके पास जाना है। मैं अभी रिलेटिव पाथ का डिस्कशन कर रहा हूं। ये हमारा क्या है, जो अभी मैंने अभी आपको डायरेक्ट पाथ बताया है, ये है मेरा doc.png। अगर उसको doc.png में जाना है तो मैं उसको डायरेक्टली ऐसे करके भेज सकता हूं रिलेटिव पाथ से, कि आप यहां पे थे, आप इस फाइल के अंदर प्रेजेंट थे, इस फाइल से आप इसको कैसे रेफर कर सकते हैं। तो इसको कह रहा हूं मैं रिलेटिव पाथ में उसको बता रहा हूं। अब अगर मुझे उसको भेजना है किसके पास, cow.png के पास, तो मैं उसको कैसे भेजूंगा। तो देखो रिलेटिव पाथ में मैं उसको बोलूंगा, देखो आप अभी index.html में हो, ठीक है, आप डायरेक्ट doc.png में भी जा सकते हो और इस बीटा के अंदर भी जा सकते हो। इन तीनों में से आप किसी के पास भी जा सकते हो, क्योंकि ये सेम लेवल पे doc.png भी, index.html बीटा भी, ठीक है। लेकिन जो काउ है वो बीटा फोल्डर के अंदर है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि भैया पहले आपको जाना है बीटा फोल्डर के अंदर, फिर बोलूंगा मैं स्लैश, और उसके बाद जैसे ही मैंने स्लैश डालता हूं तो अब मैं इस पूरे फोल्डर के अंदर आ चुका हूं, इस पूरे फोल्डर के अंदर आ चुका हूं। अब इस फोल्डर में आपको किसके पास जाना है, cow.png, ऐसे करके, ऐसे करके वो cow.png को रेफर कर सकता है बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने क्या कहा था कि जब मैं index.html था तो भैया ये तीनों सेम लेवल पे था, ये index.html किसी को भी रेफर कर सकता है, ये इसको भी कर सकता है, बीटा को भी कर सकता है। लेकिन जो cow.png वो बीटा फोल्डर के अंदर है, तो पहले मैंने गया मैं बीटा फोल्डर के पास, ठीक है, फिर बीटा फोल्डर के अंदर अगर मुझे जाना है तो मैं यहां पे लगाता हूं स्लैश, तो अब मैं बीटा फोल्डर के अंदर हूं, ठीक है। बीटा फोल्डर में मुझे किसको रेफर करना है, cow.png को, तो cow.png मैंने लिख दिया। ऐसे ही मान लो इस index.html को इस second.png को रेफर करना होता तो कैसे करता, ये पहले ऐसे करके तो जाएगा, यहां पे ऐसे करके, ऐसे करके, तो सबसे पहले क्या बोलूंगा मैं इसे कि भैया आपको अगर उसके पास जाना है तो बीटा, सबसे पहले आपके बीटा के पास जाना पड़ेगा। हाँ, बीटा के अगर आपको अंदर देखना है तो आपको स्लैश, ठीक है, अंदर आ गया मैं, तो अंदर आ गया तो home.html, cow.png, लेकिन मुझे फोटोस वाले के पास जाना है तो मैं यहां पे लिख दूंगा फोटोस। अब फोटोस के अंदर मुझे घुसना है तो मैं लगाऊंगा स्लैश। अब मैं इसको बोल सकता हूं first.png के बाद जाना है second.png, उसने कहा second.png, ऐसे करके मैं इसको भी रेफर कर सकता हूं। मेरा फाइल पाथ कितने आसान तरीके से मैंने यहां पे बना दिया। इसी को कहते हैं हम रिलेटिव पाथ, कि मैं डाउनवर्ड में कैसे भी चले जा रहा हूं। अब मुझे index.html से cat.png के पास जाना है, तो इस वाले लेवल से मुझे एक ऊपर लेवल जाना पड़ेगा। कैसे जाता हूं मैं, बहुत आसान है दोस्त, मुझे करना पड़ता है ./, इससे मैं इस लेवल पे आ जाता हूं, ठीक है। अब मैं इस लेवल पे आ चुका हूं, तो अब मैं इसको रेफर कर सकता हूं cat.png, बड़े आसान तरीके से। तो अब मैं cat.png को index.html से एक्सेस कर सकता हूं। क्लियर है गुल, हाँ। तो एक बार अपने कोड पे चलते हैं और यहां से इनको एक एक बार इंप्लीमेंट भी करते हैं। तो देखो ये अल्फा फोल्डर है, अल्फा फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या था, अल्फा फोल्डर है, बीटा है, doc. है, index.html है। index.html से सबसे पहले कहां जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं किसके पास, मैं जाना चाहता हूं cow.png। और cow.png किसके पास है, बीटा के अंदर है, ये देख लो बीटा फोल्डर के अंदर है। ये तीनों सेम लेवल पे, आपको सेम लेवल कैसे पता चलेगा इसके अंदर, तो अगर आपको ये व्हाइट लाइन दिख रही है, व्हाइट लाइन, हाँ, इस व्हाइट लाइन से आपको पता चलेगा कि बीटा .docjpg और index.html एक ही लेवल पे। क्लियर, हाँ। ये अगली व्हाइट लाइन दिख रही है, ये अगली व्हाइट लाइन किस किसके सामने लगी है, अल्फा, कैट और ये लायन, ये तीनों एक ही लेवल पे।
तो इसको भी अगर मैं ऐसा करता हूं, अब आप देखोगे डे 1 फोल्डर, डे 2 फोल्डर और ये डे 3 फोल्डर, ये सब एक ही लेवल पे। इस तरीके से आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ये वाइड लाइन देख के आप बता सकते हो कि कौन कौन सेम लेवल पे। मैंने अल्फा को खोला तो अल्फा में मुझे पता चलेगा, मैंने बीटा खोला तो बीटा सब आपको पता चलेगा। ये वाली लाइन दिख रही है, फोटोज के आगे, काउ के आगे और होम डैश टेबल, तो ये सब एक ही लेवल पे प्रेजेंट है। इस तरीके से आपको पता चलता है। अब देखो, मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से, ठीक है, काउ डॉट पीएनजी को रेफर करना चाहता हूं। कैसे करूंगा? ये कहां पे प्रेजेंट है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल काउ डॉट पीएनजी, एक लेवल नीचे। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं यहां पे सबसे पहले किसके अंदर जाऊंगा? मुझे पता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वो किसके अंदर है? बीटा फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बीटा। देखो आपको खुद ही वो सजेशन देने लग जाएगा। स्लैश बीटा के अंदर मुझे किसको? काउ, काउ वाले को दिखाना है, काउ डॉट जेपीजी। जैसे मैंने ये किया, सो प्रीव्यू में आपको कराता हूं तो आपको साइड में ही प्रीव्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहां पे प्रीव्यू नजर आ रहा है। अब सेम कहानी औरों के लिए भी हो जाएगी। किसके लिए? अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से मैं कहां पे जाता हूं कि मुझे सेकंड डॉट पीएनजी को रेफर करना है। यहां पे ये किसके अंदर है? ये किसके अंदर? बीटा के अंदर, फोटोज के अंदर। तो मैं अगर बीटा वाले को खोलता हूं, उसके अंदर फोटोज वाले को खोलता हूं, तो उसके अंदर जाके सेकंड डॉट जेपीजी प्रेजेंट है। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? स्लैश बीटा स्लैश, देखो आपको खुद ही ऑप्शन दे देगा कि भैया फोटो स्लैश फिर सेकंड डॉट जेपीजी। ये देखो रोहित भैया की हैंडसम इमेज आ गई। ओके, और अगर मुझे इस फर्स्ट वाली को करना होता, देखो खुद ही आपको ऑप्शन देने लग जाएगा, स्लैश फर्स्ट डॉट जेपीजी। और ये है रोहित भैया की गर्लफ्रेंड। नहीं, ये तो बच्चे हैं यार, सॉरी। ओके ओके ओके, चलो कोई नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब ये तो हमें समझ आ गया कि हम कैसे नीचे लेवल पे जा सकते हैं। अब सेम कहानी अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से कैट डॉट पीएनजी पे जाना है, आपको लेवल ऊपर करते हुए पहुंचना है। तो अगर मैं यहां पे आता हूं, ये देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक। अब वो किसके अंदर है? मेरे कैट डॉट वीवीपी किसके अंदर है? इस रूट फोल्डर के अंदर। ये देखो ये तीनों सेम लेवल पे हैं, ये भी और अल्फा वाले भी। ये आप देख सकते हो, अल्फा, कैट डॉट पीएनजी और लायन सब सेम लेवल पे है। तो पहले मुझे एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक लेवल ऊपर कैसे जाते हैं हम? तो यहां पे हम लिख देते हैं, एक लेवल अप करने के लिए क्या करना है? डॉट डॉट स्लैश। देखो एक लेवल ऊपर चला गया, हाँ, वहां पे मुझे किसको करना है? आपको ऑप्शन दे रहा है, जैसे आप एक लेवल ऊपर गए ना, यहां से एक लेवल ऊपर, हाँ यहां पे, तो आपको लायन, कैट और अल्फा तीनों का ऑप्शन दे रहा है। तो मुझे किसको रेफर करना है? मुझे कैट वाली को। तो कैट को मैंने रेफर कर दिया। तो यहां पे अगर मैं इसको शो प्रीव्यू कराता हूं तो इस तरीके से का प्रीव्यू भी शो हो गया। तो इस तरीके से हम इनके साथ आराम से खेल सकते हैं दोस्त। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे पास एक फाइल है होम डॉट एचटीएमएल, एक और एचटीएमएल फाइल है, और इसको रेफर करना है कैट डॉट पीएनजी को। ये कैसे इसको ऊपर कर पाएगा? कैसे कर पाएगा? तो इसको कितने लेवल ऊपर जाना है? पहले इस लेवल पे जाना है और फिर इस लेवल पे, तब जाके वो कैट डॉट पीएनजी को दो लेवल मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो दो लेवल ऊपर कैसे जाते हैं? पहला चला गया, दूसरा चला गया, अब मैं कैट डॉट पीएनजी को रेफर कर सकता हूं। मैं होम डॉट एचटीएमएल था, मुझे कैट डॉट पीएनजी को करना है। तो मुझे पता है कि मैं इस लेवल पे हूं, मुझे पहले एक लेवल ऊपर जाना है। तो डॉट डॉट स्लैश से मैं इस लेवल पे पहुंच गया, मेरे पास सबका एक्सेस है, डॉट का भी, इंडेक्स का भी, बीटा का भी। मैंने कहा एक और लेवल ऊपर जाना है, तो डॉट डॉट स्लैश से मैं इस लेवल पे आ गया। तो मैं अब लाइन को, कैट को और अल्फा का मेरे पास एक्सेस है, लेकिन मुझे कैट को शो कराना है। इस तरीके से हमने कर दिया सॉल्व। तो आते हैं यहां पे भी, अगर हम देखें, ये हमारा होम डॉट एचटीएमएल है, इसके अंदर मैं इमेज को शो कराता हूं। अगर मैंने यहां पे इमेज को लिखा है तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉट डॉट स्लैश, देखो खुद ही आपको ऑप्शन देने लग गया, डॉट डॉट स्लैश एक और लेवल। अब कैट का ऑप्शन आ गया। देख लेते हैं शो प्रीव्यू करा के क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखो कैट की इमेज हमारे पास आ गई है। यहां पे मैं लिख सकता हूं कैट इमेज, अगर कभी कुछ हो गया, और इसकी हाइट दे देते 200 पिक्सल। चलो, इस तरीके से हमने कैट को भी रेफर कर दिया। तो आई होप आपको रिलेटिव पाथ समझ आ गया होगा कि मैं जहां पे खड़ा हूं वहां से मैं ऊपर भी जा सकता हूं और नीचे भी आ सकता हूं। यही होता है आपका क्या? रिलेटिव पाथ। गोल क्लियर? हाँ। अब हम बात करते हैं अपने किसके? एब्सोल्यूट पाथ की। किसके? एब्सोल्यूट पाथ के। एब्सोल्यूट पाथ हमारा कहां से शुरू होता है? और आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि हम कभी भी, मैक्सिमम केसेस में, 99.99% केस में एब्सोल्यूट पाथ का प्रयोग ही नहीं करते। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो हम करते हैं, किस केस में करते हैं? एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है वो ऑलरेडी आपने यूज कर रखा है कि मान लो मुझे किसी डॉग की इमेज को देखना है,
तो जो अभी हम अक्सर अभी तक करते हुए आ रहे थे, ये मैंने पकड़ डॉग, यही डॉग सही है। हाँ, इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसी के लिंक को मैंने कॉपी पेस्ट करा। हाँ, इसको एक और बना देते हैं यहां पे इमेज, ये लो भाई, तो प्रीव्यू करा देते हैं। इसी को कहते हैं हम क्या, ये रहा भाई आपका डॉग। इसकी हाइट विड्थ आप देख लेना, ये आपका डॉग रहा। इसका हाइट विड्थ थोड़ा सा सही कर लेता हूं मैं, ये देख लो, ये आपका डॉग रहा। इसी को कहता हूं मैं एब्सोल्यूट पाथ, कि मैंने एग्जैक्ट पाथ दे दिया कि वेब के अंदर वो कहां प्रेजेंट है। अगर आप यहां पे देखोगे हिप्स डॉट ये स्लैश करके इस पाथ में, स्लैश करके एसेट में, स्लैश करके 16 स्लैश, मतलब मैंने एग्जैक्ट उसकी लोकेशन यहां पे दे दी। देख रहे हो आप, इस स्लैश स्लैश करके आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो एग्जैक्ट ये कौन से सर्वर पे, किसी सर्वर पे ये रखा होगा ना, तो उस सर्वर की मैंने इसको एग्जैक्ट लोकेशन दे दी कि भैया ये किस फाइल के, किस फोल्डर के, किस पाथ के अंदर कहां पे प्रेजेंट है। तो इसको हम एब्सोल्यूट पाथ भी बोलते हैं, और बहुत लोग ये बताते नहीं है कि ये भी एब्सोल्यूट पाथ के अंदर ही आता है। वो दूसरा एग्जांपल देंगे, ठीक। अब आपने अगर अक्सर देखा होगा कि मैं अपने डिवाइस के अंदर एब्सोल्यूट पाथ कैसे ढूंढ सकता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे ये मान लो ये फोल्डर है मेरा, मान लो ये इस इमेज की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप इसे क्लिक करोगे तो गेट इन्फो के पास आपके पास ना ये आ जाएगा कि ये आपका एब्सोल्यूट पाथ रहा, कि ये कहां प्रेजेंट है, ये वेयर करके देखना। तो मेरे पास तो मैकबुक है महंगा वाला, हाँ, तो वो तो इस तरीके से दिखाएगा कि स्लैश यूजर स्लैश कोडारामी स्लैश डेस्कटॉप। अब वो जो आपका पप्पी की इमेज है, जेपीजी, ये रही आपकी फोटो। स्लैश यूजर ये मैक के अंदर है, मैकबुक के अंदर। लेकिन आप कौन से हो, आप हो विंडोज वाले, मैक्सिमम बच्चे विंडोज वाले होंगे, ठीक है। तो यहां पे विंडोज में इस तरीके से होता है, मान लो आपका कहीं पे डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका एब्सोल्यूट पाथ कैसे होता है, मतलब एग्जैक्ट पाथ, बिल्कुल रूट लेवल से, रूट लेवल से, कि भैया पहले मैं सी ड्राइव के अंदर गया, स्लैश करके यूजर फोल्डर पे गया, यूजर से मैं जॉन डोई पे गया, वहां से एक डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट में मैं रिपोर्ट डॉट डॉट डीसीएक्स के पास पहुंचा। और लिनक्स में जो मेरा रूट होता है वो स्लैश से शुरू होता है, कि स्लैश यूजर स्लैश जॉन डोई स्लैश डॉक्यूमेंट स्लैश रिपोर्ट स्लैश डॉक सीएस। इस तरीके से मैंने इसको रेफर करा। मान लो आपके पास जो आपका लैपटॉप है वो कहीं से तो स्टार्ट हो रहा होगा, मान लो सी ड्राइव से आपका फोल्डर स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, जो आपने देखा होगा ना कि आपके उसमें होता है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे ही। हाँ, तो मैंने कहा उसको आपको बिल्कुल रूट लेवल से, आप रूट से स्टार्ट करो, रूट से, जहां से आपका मेमोरी मैनेजमेंट ही स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल रूट लेवल से। वहां से मैं कह रहा हूं कि वहां से मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको वहां से जाना है यूजर के पास, तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ये यूजर मैंने यहां पे लिख दिया, यहां पे और भी हो सकते हैं। यहां पे मान लो एडमिन नाम का भी एक्सेस होता है, क्या पता, ऐसे करके आपका फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपके सिस्टम का है, आपके लैपटॉप के अंदर का। अब यूजर के अंदर मान लो मेरे पास बहुत लोग थे, जैसे ये था यूजर के अंदर भी, तो ये इसका नाम मान लो जॉन था, क्योंकि एक्चुअल में जो फाइल स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये रोहित मान लो, और उसके बाद आपने अक्सर ये देखा होगा कि भैया इसके अंदर डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, डेस्कटॉप है, ऐसे करके आपके पास आता होगा कुछ ना कुछ। आप अगर आपने अक्सर देखा होगा कि भैया ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा डेस्कटॉप है, ये मेरा डाउनलोड वाला है, और डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी फाइल प्रेजेंट होंगी, बहुत सारी फाइल प्रेजेंट होंगी आपकी। हाँ जी, तो उसमें से मुझे कौन सी वाली को रेफर करना है, रिपोर्ट डॉट डॉट सी एक्स। तो आप बिल्कुल रूट लेवल से, जहां से आपकी मेमोरी मैनेजमेंट का स्टार्ट हो रहा है, वहां से आप नीचे गलते गए कि वहां से यूजर पे आना है, मुझे एडमिन में नहीं जाना, क्योंकि फाइल स्ट्रक्चर ऐसी होता है ना, ट्री टाइप का। हाँ जी, जैसे मैंने अगर यहां पे कोई फोल्डर क्रिएट करता हूं, जैसे मान लो मैं यहां पे कोई फोल्डर क्रिएट करा, मान लो इसका नाम मैंने मान लिया सी, जैसे अभी हमने देखा। हाँ, तो सी ड्राइव के अंदर आपके पास दो फोल्डर हैं, एक फोल्डर का नाम मैंने लिख दिया, देखो एक्चुअली में आपका मेमोरी मैनेजर ऐसे चलता है कि एक का नाम लिख दिया मैंने यूजर्स, और एक का नाम लिख दिया मैंने एडमिन। ऐसे यूजर के अंदर क्या फोल्डर है, ऐसे ही आपका काम करता है दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल बना के दिखा रहा हूं, ये देखो सी ड्राइव, हाँ जी, उसके अंदर प्रेजेंट था यूज एडमिन और यूजर, जो मैंने अभी आपको यहां पे दिखाया, एडमिन, यूजर और एडमिन। हाँ, यूजर के अंदर आपके दो फोल्डर प्रेजेंट है, एक का नाम है जॉन, तो ऐसे करके वो फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जॉन, और एक का नाम है रोहित। रोहित के अंदर भी बहुत सारी फाइल पड़ी होंगी, जॉन के अंदर भी बहुत सारी। मान लो आप जॉन के अंदर डॉक्यूमेंट्स, ऐसे
डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है, डाउनलोड्स, या अक्सर आपने देखा होगा अपने सिस्टम के अंदर, हाँ, ऐसी डेस्कटॉप, ये इस तरीके से। अब मैं कह रहा हूं कि भाई तो ये ना डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर 100 फाइल पड़ी हुई है, बहुत सारी। तो मान लो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट टीएसएक्स वाली फाइल पड़ी हुई थी। तो इसी तरीके से हम जा रहे हैं इसके अंदर कि भैया मैं मान लो यहां से मेरा स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, ये मान लो मेरा रूट है जहां से मेरा मेमोरी मैनेजर शुरू हो रहा है, वहां से मुझे ऑप्शन दे रहा है, वहां से और अंदर जाने का ऑप्शन दे रहा है। एडमिन के अंदर फाइल पड़ी हुई, यूजर के अंदर फाइल पड़ी हुई, जॉन के अंदर फाइल पड़ी है, उसके अंदर फाइल पड़ी है। तो मैं रूट लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं और अंदर घुसता जा रहा हूं। इसी को कहते हैं हम क्या, एब्सोल्यूट पाथ। क्लियर है? हाँ। तो ये क्या हो रहा है, आपका जो सिस्टम है उसकी मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। ओके, अब जो लिनक्स बेस्ड या मैक ओएस बेस्ड होते हैं वो सी से शुरू नहीं होते, स्लैश से शुरू होते हैं। और हाँ, यहाँ पे जरूरी नहीं सी आ गया, यहाँ पे डी ड्राइव भी आ सकते हैं क्योंकि आपके अलग अलग ड्राइव प्रेजेंट होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, आपने देखा होगा अपने विंडोज के अंदर, है ना। हाँ, उस पर उतना लोड देने की अभी जरूरत नहीं है, अभी हम सी ड्राइव को ही अज्यूम कर रहे हैं। वैसे ही इसका रूट लेवल इस स्लैश से शुरू होता है, किसका, मैकबुक का, जो लिनक्स बेस्ड सिस्टम है, स्लैश यूजर्स, स्लैश जॉन डी, स्लैश, इसमें आप देख सकते हो ये बैकवर्ड स्लैश है, इसमें ये फॉरवर्ड स्लैश है। इवन विंडोज में भी आप फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग कर सकते हो। फॉरवर्ड स्लैश कैसे देखूंगा मैं, ऐसे जो आगे को टिल्ट होगा। इवन आप यहां पे भी ऐसे करके दो, सी ये फॉरवर्ड स्लैश आप विंडोज के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। और हम प्रीफर ये फॉरवर्ड स्लैश ही आप हर जगह देखोगे। इवन आप अगर आप यहां भी आपने देखा होगा तो फॉरवर्ड स्लैश ही हर जगह यूज हो रहा है, तो आप विंडोज के अंदर भी फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो सवाल मेरा है दोस्त, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो मुझे यहां पे, जैसे मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आता हूं, ये डॉट डॉट पीएनजी को पकड़ा, इसका मैंने पाथ को कॉपी किया। जैसे ही मैंने इसके पाथ को कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट मारा, तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे इसका पूरा पाथ आ रखा है जो मेरे रूट लेवल से, स्लैश यूजर, स्लैश कोडर आर्मी, स्लैश डेस्कटॉप, मन स्टैक कोर्स के अंदर आना है, मन स्टैक कोर्स के अंदर आना है, एचटीएमएल फोल्डर के अंदर आना है, उसके अंदर आपको डे 03, फिर रूट के अंदर अल्फा के अंदर डॉट डॉट जेपीजी। तो ये पूरा खिंचते आया, स्लैश यूजर, वहां पे कोडर आर्मी, कोडर आर्मी से ये डेस्कटॉप पे आया, डेस्कटॉप से मेरे मन स्टैक का कोर्स का ये फोल्डर है इसके अंदर घुसा, मन स्टैक के कोर्स के बाद ये मेरे एचटीएमएल फोल्डर के अंदर घुसा, एचटीएमएल फोल्डर के बाद वो डे 03 पे घुसा, डे 03 के बाद वो कह रहा है रूट लेवल, ये मेरा रूट है, डे 03 के अंदर ये रूट है। उसके बाद इसने कहा कि आपको अल्फा वाले पे जाना है, और अल्फा वाले के बाद इसने कहा कि भैया आपको मैं डॉग डॉग जेपीजी के अंदर लेके चले जाऊंगा, अल्फा के अंदर ही डॉट डॉट जेपीजी है। इस तरीके से मैंने इसका कौन सा पाथ कॉपी किया, जो इसका एब्सोल्यूट पाथ है। क्या ये कोड चलेगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बस। ये तो चला ही नहीं, एब्सोल्यूट पाथ से मेरा कोड चला ही नहीं दोस्त, चला ही नहीं। ऐसा क्यों करा होगा इसने, ये चला क्यों नहीं इमेज, क्या कुछ मेरे कोड के साथ कोई गड़बड़ है क्या भैया? सोचो क्यों नहीं चला होगा एक बार। जो कहते हैं ना कि भाई लेवल अप करके दिखाओ तब मजा आएगा, पर ये चला क्यों नहीं होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, चला क्यों नहीं? क्या मेरे कोड में कोई दिक्कत है? सोचो दोस्त, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, मान लो आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, आप किसी वेबसाइट को, ये आपका लैपटॉप है, मैंने कहा ना अभी आपका लेवल अप कराऊंगा, अभी आपको पूरा स्वाद दिलाऊंगा। क्यों यूज नहीं करते? लोग कह देते नहीं करते, पर क्यों नहीं करते उसके पीछे का रीजन भी तो पता होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। हाँ, मान लो ये कोडर आर्मी की वेबसाइट है, कोडर आर्मी डॉट इन, ठीक है, इसका सर्वर है। आपने रिक्वेस्ट मारा इसे कि भैया मुझे आपकी वेबसाइट को विजिट करना है, हाँ जी, और इसने आपको रिटर्न करके आपकी फाइल दे दी। कौन कौन सी? फिलहाल के लिए मान लो इसने सिर्फ अभी अभी तक हमने एचटीएमएल ही सीखी है, तो मान लो इसने मुझे एचटीएमएल फाइल रिटर्न करके दे दी। मैंने कहा मुझे एचटीएमएल फाइल दे दे, और इसने मुझे एचटीएमएल फाइल ला के दे दी। और जैसे ही मैंने एचटीएमएल फाइल लाई, तो इसने मेरे ब्राउजर के अंदर जो भी फाइल आई थी उसको शो करा दिया। जैसे अभी यहाँ पे शो हो रहा है ना हमारे पास, जब भी हम एचटीएमएल फाइल को लाते हैं, जैसे अगर मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता तो मेरे को दिख जाती जो भी मैं करता। जैसे मैं इसको कर रहा हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, तो वो फाइल मुझे डिस्प्ले हो जाती ऐसे करके, हाँ, कि भैया एचटीएमएल फाइल मेरे सिस्टम के पास आई, वो मुझे डिस्प्ले हो गई। लेकिन यहां पे जब मैं index.html कर रहा हूं और इसको मैंने ये कहा ओपन विथ लाइव सर्वर, इसके अंदर ये मुझे शो नहीं करेगा। क्यों इसने ऐसा किया होगा दोस्त? क्योंकि दोस्त ये आपके लिए कितना डेंजरस है। अगर आप इस कोड को रीड करोगे, इमेज सोर्स, ये फाइल यहां से आई है दूसरी जगह से, ये आपके ब्राउजर के अंदर रन हो रही है, और वो आपके इंटरनल स्टोरेज का इस्तेमाल कर रही है। आपके इंटरनल जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकती है इससे, स्लैश यूजर, स्लैश कोडर आर्मी। और मान लो अगर यहां पे आपका कुछ सेंसिटिव डेटा होता, मान लो ये कह रहा है मैंने सोर्स फाइल जो दी
मान लो आपका सिस्टम के अंदर स्लैश यूजर स्लैश कोडर आर्मी और स्लैश मान लो कुछ कुछ पड़ा होता, मान लो कुछ पासवर्ड पड़ा होता या फिर कुछ इमेज पड़ी होती जो कि बहुत ही सेंसिटिव इमेज है आपके लिए, इमेज डॉट जेपीजी अज्यूम कर लो, और इसको मैंने दे रखा है एक्सेस, इसको मैंने एक्सेस दे रखा है क्योंकि भैया तू मेरे सिस्टम के अंदर जाके कुछ भी कर सकता है, तू मेरे इस सिस्टम के अंदर कुछ भी आके कर सकता है क्योंकि मेरे सिस्टम से डेटा उठा रहे। हाँ, सोच ले उसने कुछ सेंसिटिव इमेज का उसको एक्सेस मिल गया, तो क्या होगा आपका, क्या होगा? क्या चीजें समझ आ रही है तुम्हें कि क्यों इसने इसको ब्लॉक किया है? क्योंकि ये जो एचटीएमएल फाइल है, ये जो फाइल आई है आपके पास, ये दूसरे वेबसाइट से आपके पास आई है। ये एचटीएमएल का जो कोड है आपने रन किया है, रेंडर किया है, और जब ये रेंडर हुआ तो उसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ था कि भैया इस वाली फोटो को यहां से खोलना है मुझे, कि स्लैश यूजर स्लैश कोडर आर्मी स्लैश इमेज डॉट जेपीजी करके खोलना है, या फिर जो भी आपका एब्सोल्यूट पाथ था जो भी यहां पे इसने दे रखा था। लेकिन आप खुद सोचो ना कि स्लैश यूजर स्लैश कोडर आर्मी ये पूरा ना देते हुए वो स्लैश यूजर स्लैश कोडर आर्मी स्लैश करके कुछ ऐसा डेटा आपके सिस्टम का एक्सेस कर लेता, कितना बेकार होता। आप बोले भैया एक्सेस कर भी लिया तो वो तो मेरे सिस्टम के अंदर डिस्प्ले होगा ना। पर दोस्त मान लो उसने एचटीएमएल फाइल नहीं, मान लो जावास्क्रिप्ट की भी फाइल है, उससे उसने आपके कुछ डेटा को वहां से उठाया और भेज भी दिया क्योंकि उसके पास आपके सिस्टम का एक्सेस आ गया कि बाहर कोई वेबसाइट है। मैं कभी ये चाहूंगा कि जब मैं अपना ब्राउजर यूज करूं और मैं किसी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो मेरे अंदर के डेस्कटॉप हो गया, मेरे किसी भी फोल्डर के डेटा को खुद ब खुद उठा के ले जाए, खुद ब खुद। क्या आप ये चाहोगे? मैंने कोई परमिशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया, ना तो मैंने इमेज अपलोड की परमिशन दी, ना कुछ दिया, सिर्फ आपने ये कोड को अपने सिस्टम में रन किया और उसने आपकी फोटोज वगैरह सबको उड़ाना स्टार्ट कर दिया खुद ब खुद, जो भी आपके सिस्टम के अंदर डेटा पड़ा था। क्यों? क्योंकि भैया उसके बाद आपके सिस्टम का एक्सेस है स्लैश यूजर स्लैश कोडर आर्मी इस तरीके से। कितना बुरा होता, कितना डेंजरस होता आपके लिए, सोचो एक बार के लिए। आपके फोन से, आपके लैपटॉप से फोटो उड़ा दी उसने सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको रूट लेवल से एक्सेस ग्रांटेड थी। कहां से? रूट लेवल से, क्योंकि रूट लेवल से यहां से तो है वो कि सी ड्राइव से मान लो एडमिन वाले के अंदर घुस गया, उसने आपका और डेटा उठा दिया खुद ब खुद, क्योंकि एक्सेस तो दे रही है ना मैंने। इसीलिए आपके एब्सोल्यूट पाथ को ब्लॉक किया जाता है, ब्राउजर इसको खुद ही ब्लॉक कर देता है दोस्त। हाँ, तो जब आप खुद से फोटो अपलोड करते हो मैन्युअली, ऐसा नहीं कि आपके सिस्टम में आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया और उसने आपके सिस्टम से डेटा उठा दिया, नहीं। जब आप खुद से डेटा दोगे, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं किसी वेबसाइट में या फोटो अपलोड करता हूं, तो मुझे ऑप्शन देता है कि क्लिक करो, फोटो अपलोड की परमिशन मिल रही है, हाँ, कौन से ड्राइव की परमिशन दे रहे हो, देख रहे हो? हाँ, तो ब्राउजर इन सबको मेंटेन करके रखता है, इसीलिए आपका ये एब्सोल्यूट पाथ को नहीं कंसीडर किया जाता इसमें। आज गोल क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि बोल दिया किसी ने तो बोल दिया, नहीं। ये क्यों हो रहा है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि मेरे पूरे मेमोरी का एक्सेस इसके पास है। इससे मैं किसी को भी, मान लो ये डेटा मेरे सेंसिटिव है, मान लो ये बैकएंड वाला फोल्डर मेरे सेंसिटिव है, किसी कोई फाइल आई उसने ये इस कोड को उड़ा दिया, कोई फाइल आई बाहर से एचटीएमएल की, उसने इस कोड को उड़ा दिया, उठाया और अपने सर्वर पे ले गया, कितना गलत होगा? आपका तो कुछ भी डेटा चोरी हो सकता है, फिर तो कुछ भी सेफ नहीं है। तो यही होता है दोस्त। हाँ, अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये तो मुझे समझ आ गया, अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मैं यहां से एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? ये तो समझ आ गया, एब्सोल्यूट पाथ भी समझ आ गया। अब मेरा एक और सवाल है, मैं index.html पे हूं, इस वाले फोल्डर पे हूं मनस्टैक कोर्स के अंदर, क्या मैं इस इमेज को एक्सेस कर सकता हूं रिलेटिव पाथ के द्वारा? मैंने लिखा डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, हाँ, अब देख रहे हो? हाँ, अब इसने मुझे बिल्कुल बाहर लेके आ गया है, मेरे सिस्टम के बाहर। क्या मैं एक्सेस कर सकता हूं? क्या इस इमेज को क्या हम एक्सेस कर सकते हैं? नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। क्यों? रिलेटिव पाथ में भी नहीं करने दे रहा। अब तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्यों हुआ होगा? क्या सोच सकते हैं हम? बात तो वही हो गई ना कि मैं अब ऐसे करके ऊपर जा रहा हूं, ऐसे ऐसे करके कि डॉट डॉट से मैं ऊपर गया, एक फोल्डर करके ऊपर गया, अब मनस्टैक कोर्स के बाद गया, अब मनस्टैक कोर्स से भी मैं बाहर निकल गया और अब मैं तुम्हारे सिस्टम के अंदर आ गया। जरूरी नहीं है कि जैसे अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई घुस रहा है ना, ब्राउजर इन सबको खुद ब खुद ब्लॉक मार देगा, ये आपने देख लिया। हाँ, यहां पे जो भी फोल्डर खुले हुए हैं इस कोर्स के अंदर, यहां पे ये किसी को भी एक्सेस कर सकता है रिलेटिव पाथ के द्वारा। लेकिन एक ये मनस्टैक कोर्स, ये देखो ये फोल्डर मनस्टैक कोर्स, इसके बाहर जब जाएगा इनमें से किसी भी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता।
ये आपके सिस्टम के अंदर की फाइल हो गई। अब आपने सिर्फ ब्राउजर को ये इन्हीं को एक्सेस करने की जिम्मेदारी दी है, इसके बाहर नहीं कर सकता। क्लियर है? हाँ। तो एक और पॉइंट ऐड हो गया। रिलेटिव पाथ में लोग कहते हैं कि रिलेटिव में आप अंधाधुंध इस्तेमाल करो, नहीं, ब्राउजर रिलेटिव को भी अगर ब्लॉक मार सकता है कि अगर आप उससे बाहर जाने की कोशिश करें कि आपके आपके वो सिस्टम के अंदर ही घुसना स्टार्ट हो गया, कितना गलत हो जाएगा। हाँ, तो अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब आपको इसके साथ खेलना है और थोड़े मजे करने हैं। अब एक और छोटी चीज उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अक्सर आप ये चीज भी देखोगे कि मान लो जब हम रिलेटिव पाथ देते हैं कि जहां पे मैं खड़ा हूं, हाँ, तो अगर मुझे किसी के पास भी जाना है, मान लो मुझे index.html से .png के पास जाना है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा करके लिख सकता हूं। इवन मेरे दोस्त, आप इसको ना ऐसे करके भी लिख सकते हो कि जो कि रिकमेंडेड मेथड है कि डॉट स्लैश, एक ही डॉट लगाना आपको, एक ही डॉट और स्लैश करके भी आप .png के अंदर जा सकते हैं। ये रिकमेंडेड मेथड होता है, सिंगल डॉट स्लैश। ठीक है, आप ऐसे करके भी जा सकते हैं, लेकिन डॉट स्लैश आपके लिए रिकमेंडेड मेथड होता है। जब आप जावास्क्रिप्ट वगैरह इस्तेमाल करोगे वहां पे आप इसको बहुत ज्यादा देखोगे, और इस पॉइंट को मैं तब डिस्कस करूंगा कि डॉट स्लैश इन्होंने क्यों लगाया है, तब आपको और बेटर वे में समझ आएगा। सेम यहां पे भी कि मान लो मुझे इस बीटा वाले के अंदर जाना है, तो इसके अंदर भी मैं रिलेटिव पाथ में इसके आगे डॉट स्लैश लगा सकता हूं। मैं वहीं पे रहूंगा, मैं बीटा के अंदर ही रहूंगा। ठीक है, ऐसे करके मैं बीटा के पास ही जा रहा हूं, ऐसे करके मैं बीटा के पास ही जा रहा हूं। मैं आपको यहां पे प्रूव करके भी दिखा देता हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कि मैं मान लो किसी भी उस पर हूं डॉट स्लैश, तो आप देख सकते हो doc.jpg, मैं फिर से डॉक के पास ही प्रेजेंट रहूंगा। तो अगर मैं इसको शो प्रीव्यू के लिए बोलता हूं, तो आप देख सकते हो इसका प्रीव्यू यहां पे प्रेजेंट है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने गिटहब का लिंक आपको दिया रहता है, वहां पे मैंने पूरा कोड आपको लिख के भेजा रहता है। ये वो लिंक रहा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये HTML फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको डे वाइज सारा कोड मिल जाएगा। डे 1 का अंदर क्या कोड था, क्लिक करोगे तो ये हमारी first.html फाइल थी, ये index.html फाइल थी। ये डे 2 में जो भी हमने काम करा, यहाँ पे ये लिस्ट टेबल वाला, तो ये जो डायग्राम थे ये सब यहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, ये पूरा कोड, तो इसको तुम डाउनलोड वगैरह कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। क्लियर है ये चीज? हाँ, तो ये रहा गिटहब का आपके पास लिंक, तो इसको मैंने आपको नेविगेट करना भी यहाँ पे सिखा दिया है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने कोड के अंदर। अब ये तो हमने सीख लिया, अब सीखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज। इसको हटाते हैं। डे 3 के अंदर सबसे पहले हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम वॉयलर रख देते हैं। तुमने अभी तक एक चीज नोटिस करी, और बहुत बच्चों ने मुझे कहा भी, बहुत बच्चों ने मुझे क्या कहा, मान लो इसके अंदर मुझे फाइल बनानी थी, इस पर क्लिक करूंगा और index.html लिख दूंगा। मैंने यहां पे लिखा H1 हेलो कोडर आर्मी, और फिर इधर H2 कैसे हो। और अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे लाइव सर्वर के अंदर ये फाइल ओपन हो चुकी है, हेलो कोडर आर्मी कैसे हुआ। ओके, अब दोस्त आपने क्या यहां पे नोटिस एक चीज करी, कई बच्चे मुझे कह रहे हैं कि भैया आप बॉयलर प्लेट कोड क्यों नहीं लिख रहे हो। ये बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा बॉयलर प्लेट कोड को हम कैसे जनरेट करते हैं कि मैं ये वाला लिखूंगा और एंटर मारूंगा, ये बॉयलर प्लेट कोड इसको कह रहे हैं। और इसके अंदर जाके हम एक्चुअल में यहां पे हेलो कोडर आर्मी और कैसे हैं आप सब लोग, इसको यहां पे लिखते हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, फिर भी तो सेम ही आउटपुट मिल रहा है। डिफरेंस कहां आया? डिफरेंस कहां आया? क्या आपने कभी खुद से पूछने की कोशिश करी कि भैया बिना बॉयलर प्लेट कोड लिखे भी, ये एक्स्ट्रा कोड लिख के भी मेरा काम हो रहा है, इसको लिख के भी वही काम हो रहा है, तो क्या बोलूं फिर? क्या इसको लिखना जरूरी भी है? पूछो खुद से सवाल। बिना इसके भी तो हमारा कोड चल रहा था, बिना इसके भी तो मेरा कोड चल ही रहा था, बिना उसके कौन सा दिक्कत आ रही थी मुझे? ये इससे भी मेरा कोड चल ही रहा था। हाँ, लेकिन दोस्त ये जो मेथड है ये रिकमेंडेड नहीं होता है, हमें बॉयलर प्लेट कोड लिखना होता है। क्यों लिखना होता है? देखो दोस्त, मैं बताता हूं आपको। आपने अक्सर, क्या आपने HTML में एक चीज खासियत देखी है, मान लो तुम उठपटांग कोई भी टैग डाल दो, ये टैग एग्जिस्ट भी नहीं करता, ये फिर भी कोई भी एरर आपको नहीं देता, फिर भी कोई भी एरर नहीं देता, ये टैग एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने उठपटांग कोई भी टैग यहां पे लिख दिया, फिर भी एरर नहीं देता। ऐसा क्यों? जब हम C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट किसी में भी अगर कोड लिखते हैं और अगर एक भी सेमीकोलन मिस हो जाता, अगर हमसे एक कॉमा मिस हो गया, तो हमारा कोड रन ही नहीं होता है। लेकिन HTML के अंदर तो भैया तुम कुछ भी गलत कर दो, उठपटांग कुछ भी लिख दो, तुम्हें आउटपुट देगा ही देगा, कुछ ना कुछ देगा। ऐसा नहीं करेगा कि यहां पे एरर दिखा देगा,
HTML में, भैया एरर आ गया, मैं कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा, वो कुछ ना कुछ आपको डिस्प्ले कराएगा। ऐसा क्यों करा होगा उन्होंने? देखो दोस्तों, ये इसलिए हुआ, जब हम पुराने समय पे थे, जब नया नया क्या आया था, इंटरनेट आया था, ये वेब पेजेस की शुरुआत हुई थी, तो लोग जब इसको अडॉप्ट कर रहे थे, तो उस समय लोगों के पास CSS जावास्क्रिप्ट नाम का कुछ नहीं होता, सिर्फ index.html। तो वो चाहते थे कि भैया इसका मास एडॉप्शन हो। मास एडॉप्शन तभी होगा कि जब ये index.html में आपका हर छोटा छोटा कोई एरर ना मारे। मान लो कोई कोड लिख रहा है, अब मान लो गलती से उन्होंने एक लाइन को कुछ भी गलत लिख दिया, कॉमा डाल दिया, कुछ भी कर दिया, और उसकी वजह से उसकी वेबसाइट ही नहीं चल रही है, तो क्या कोई उस इंटरनेट का पार्ट बनना चाहेगा? क्या कोई फेवर करेगा कि हाँ चलो वेबसाइट अच्छी चीज होती है, वेब पेजेस अच्छी चीज होती है? इसीलिए ये करा गया है ब्राउजर के अंदर इंटेंशनली, कि अगर कुछ गलत भी हो तब भी एरर शो मत करना, दिखा देना, बस जो भी हो दिखा देना, रोकना मत। जैसे हम C++ में एक कॉमा मिस हो गया, भैया कोड चलता नहीं है, कंपाइलर एरर दे देता है। यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि भैया जैसा है दिखा दो, बस दिखा दो, जो तुझे बेस्ट लगे उसके हिसाब से दिखा दे। तो यहां पे ब्राउजर क्या कर रहा है, जब मैंने सिर्फ इतना कोड लिखा है, हेलो कोड आर्मी कैसे हो, तो ये खुद से गेस कर रहा है कि भैया ये HTML का कौन सा वर्जन हो सकता है। पहले HTML के बहुत वर्जन है, HTML 1 है, 2 आई है, 3 आई है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है HTML 5th वर्जन है। तो ये अपने हिसाब से गेस करेगा कि भैया ये इसके लिए बेस्ट वर्जन कौन सा हो सकता है, तो ये ओल्डर वर्जन वाला चला सकता है। इवन ये SEO के लिए भी खराब होता है। SEO क्या हुआ, अभी कुछ देर में डिस्कस करते हैं। अगर आप एक चीज देखोगे, मैंने सिर्फ ये कोड लिखा है, आप देखोगे ब्राउजर, अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूं, आप यहां पे देखोगे इसने खुद ब खुद मेरे बॉडी के अंदर हेलो कोड आर्मी कैसे हो, इसने खुद ब खुद HTML हेडर ये सब कुछ खुद ब खुद डाल दिए, क्योंकि ब्राउजर चाहता है ये काम करे, ये खुद ही डाल देता है, तुम नहीं डालोगे मैं खुद डाल दूंगा। पर वैसा बॉयलर प्लेट कोड नहीं दिखा जैसा वहां पे प्रेजेंट था, और इससे तुम्हें अनएक्सपेक्टेड एरर भी आ सकते हैं। जब तुम इसके अंदर CSS इंट्रोड्यूस करोगे, तुम जैसा चाहते हो कि भैया CSS वैसा काम करे, शायद वैसा परफॉर्म ना करे, भले आउटपुट दे दे पर वैसा वो परफॉर्म नहीं करेगी। CSS से क्या होता है, स्टाइलिंग, बस आउटपुट दे देगा, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओके, कुछ ना कुछ देगा तुम्हें। हाँ, जैसे यहां पे था, हमने उटपटांग टैग लिख दिया था, तो इसीलिए हमें यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड की जरूरत पड़ती है कि भाई हम चाहते हैं कि भैया जैसा हम चाहते हैं वैसे ही ये परफॉर्म करे। अब इसको एक एक बार पढ़ लेते हैं। पहले इसका मतलब क्या होता है, ये डॉग टाइप HTML का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ही है कि हम HTML का 5th वर्जन प्रयोग कर रहे हैं, हम HTML का 5th वर्जन यूज कर रहे हैं अपने कोड को लिखने के लिए। क्लियर है? हाँ। उसके बाद हमारा आता है ये HTML टैग हम लिखते हैं, ये ओपनिंग टैग, और उसका क्लोजिंग टैग भी आपको दिखेगा, देख लो, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इसमें क्या लिखा है इसने, लैंग इंग्लिश, ये बताना चाहता है कि वेबसाइट के अंदर जो चीजें मैं लिख रहा हूं, जो भी कंटेंट लिख रहा हूं, ये कंटेंट, ये कंटेंट तो हेलो कोडर आर्मी, यही तो दिखता है मुझे यहां पे। हाँ, जो इसकी प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। हाँ, कई वेबसाइट होती है जिसमें इंग्लिश हिंदी मिक्स होती है, पर जो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज है उसको मुझे यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे EN मतलब इंग्लिश, मान लो मेरी हिंदी में मैंने यहां पे लिखा हुआ है हेलो कोड आर्मी लिखते हुए, मैंने हिंदी में इसको लिखा है, हिंदी में जैसे भी आप लिखते हो, तब उस केस में आपको HI लिखना पड़ेगा, ताकि आपके ब्राउजर को पता चल पाए या आपके SEO को पता चल पाए कि आपकी वेबसाइट किस लैंग्वेज में, उसके अंदर जो कंटेंट है कौन सी लैंग्वेज में, ताकि उस हिसाब से वो आपको रैंक करा पाए। तो यहां पे अगर मैं HI लिख दूं तो अब आप इसके अंदर हिंदी का कंटेंट लिख सकते हैं। हाँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि भैया चलो मेरे उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट हिंदी में, तो मैं इसको हिंदी मार्क कर दूं। क्लियर? ओके, तो फिलहाल के लिए इंग्लिश रखते हैं। वैसे ही फ्रेंच होता है, स्पेनिश होता है, अलग अलग लैंग्वेज का। ओके, अब अगला आता है इसके पास दो पार्ट। HTML वाला तो हमें क्लियर हो गया, HTML के अंदर ही हेड और बॉडी। बॉडी के अंदर जाता है आपका जो मेन कंटेंट होता है, जिसको डिस्प्ले कराया जाएगा, जिसको क्या कराया जाएगा, जिसको यहां पे डिस्प्ले कराया जाएगा, यहां पे। और हेड के अंदर वो कंटेंट जाता है जो कि आपका डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, वो कहीं भी आपको दिखेगा नहीं वेबसाइट में, जो भी आप हेड के अंदर लिखोगे। ये होता है मेरा, यहां पे प्रेजेंट होते हैं मेरा मेटा डेटा। मेटा डेटा बताता है कि डेटा अबाउट डेटा, कि जो डेटा आपने अंदर लिखा है, ये अंदर जो डेटा है, मैं उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्या इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, पहले उसको देखते हैं। पहला, अगर आप देखोगे, एक चीज गौर करोगे, आपको ये दिख रहा है डॉक्यूमेंट, ये कहां से आया, इस टाइटल टैग से आया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, कोडर लिख दूं, तो अब आप देखोगे यहां पे कोडर लिखा हुआ आ गया। ये टाइटल का काम होता है। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप देख पा रहे होगे ना
कि मैं टाइटल देख के, जैसे एक्सेलेरॉक है तो उसका टाइटल इन्होंने एक्सेलेरॉक व्हाइट बोर्ड, ताकि मैं जब मेरे पास मल्टीपल टैब ओपन होते हैं तो मैं सिर्फ ऊपर से ही पढ़ के बता पाऊं कि भैया इस वाले टैब में कौन सी इंफॉर्मेशन है। जैसे आपने इंस्टाग्राम देखा होगा, फेसबुक देखा होगा, किसी भी लिखा होगा, और जैसे मैं पहले लिख रहा था इन वेबसाइट का, इन केस में सिंपल इसने ये लिखा हो 127.00, इससे कोई क्या ही समझेगा कि इस टाइप के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कोडर, ये कोडर की वेबसाइट है, ये coderarmy.in का भी आपने देखा होगा। हाँ सेम, क्लियर। हाँ, अब अगला हमारे पास मेटा नेम व्यू पोर्ट, ये टाइप का मेटा नेम व्यू पोर्ट क्या बताता है? ये आपको सिंपल ये बताता है, व्यू पोर्ट से आपको ये पता चलता है कि अगर ये वेबसाइट, अगर मान लो आपके लैपटॉप के अंदर भी खुल सकती है, आपके फोन के अंदर भी खुल सकती है। हाँ, अगर ये फोन के अंदर खुले तो अगर मैंने व्यू पोर्ट मार्क नहीं कर रखा है तो वो डेस्कटॉप वाले वर्जन में खुलेगी। आपने देखा होगा ना कुछ वेबसाइट आपके उसमें फोन में भी ऑप्शन आता है कि अगर आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप वर्जन में देखना है तो डेस्कटॉप वर्जन में दिखाता है, फिर इतनी छोटी करके, वरना वो फुल करके आपको दिखाता है। तो व्यू पोर्ट से वही होता है। इसमें बता रहा हूं कि कंटेंट की जो विड्थ होगी वो डिवाइस के विड्थ के बराबर कर देना। जो डिवाइस की विड्थ होगी, जो कंटेंट की विड्थ होगी वो डिवाइस के विड्थ के बराबर कर देना, क्योंकि किसी की डिवाइस इतनी विड्थ की होगी, किसी की इतनी, किसी की इतनी, तो उसके हिसाब से उसको डिस्प्ले कराना है। अगर बड़ी डिवाइस होगी तो भैया जो कंटेंट का जो इमेज होगी बड़ी होंगी, जो इमेज मतलब जो भी आपका टेक्स्ट हो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक। और इनिशियल स्केल 1.0 रखना, मतलब इनिशियली जो जूम होगा उसको सिर्फ इतना ही रखना 100%, 120 125 मत रखना। ये आपको ये बताता है। अगला है आपके पास मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। ये क्या है? ये है मेरे दोस्त मेरा यूनिकोड मेथड। आपको एक चीज पता है कि जो मेरा कंप्यूटर है वो सिर्फ नंबर को ही समझता है। वो किसको समझता है? सिर्फ नंबर। ये तो हमने 100 बार देख लिया। और नंबर में भी किसको? बाइनरी नंबर को ही समझता है। एट द एंड जब भी मेरे सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी नंबर के अंदर ही स्टोर होता है दोस्त, कोई भी। तो ये जो कंटेंट अंदर है, यहां पे जो कंटेंट मैंने अंदर डाल रखा है, तो इसको मैं कैसे इस अल्फाबेट को, जो आपका कैरेक्टर दिख रहा है ना HELLO, कैसे इनको नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं? इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से नंबर प्रेजेंट होंगे? क्योंकि वो डायरेक्ट हेलो कोडर आर्मी को स्टोर नहीं करेगा। मान लो वो डायरेक्ट इस H वाले को, मान लो A है तो इस कैपिटल A को डायरेक्ट स्टोर नहीं करेगा, पहले इसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो मान लो इसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है 65, तो वो एट द एंड इस 65 को स्टोर करेगा, और वो भी कैसे? बाइनरी में कन्वर्ट करके। मान लो इसका बाइनरी कन्वर्जन कुछ ऐसा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही रहा। ये इसका बाइनरी कन्वर्जन है, शायद ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये नंबर जाके एक्चुअल में मेरे सिस्टम के अंदर जाके स्टोर होते हैं। वैसे ही यहां पे जो H है उसका कोई बाइनरी नंबर होगा, उसका E का कोई नंबर होगा, L का नंबर होगा, L का नंबर होगा। तो UTF-8 आपकी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी ना बोल के इसको मैं एक डिक्शनरी बोलूंगा। जिस डिक्शनरी में उसने सब बता रखा है कि हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है, हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से नंबर प्रेजेंट है। क्योंकि एट द एंड वो आपके कैरेक्टर को स्टोर नहीं करने वाला, वो आपके नंबर को स्टोर करेगा। तो ये जो H है वो नंबर में कन्वर्ट होगा, उस नंबर को जाके स्टोर करेगा। अब UTF-8 ही क्यों फॉलो किया? आपने ASCII वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा। ASCII वैल्यू, ये पढ़े ASCII वैल्यू, ये ASCII टेबल अगर आपने अक्सर देखा होगा, ये देखो, ये भी आपको सेम चीज ही दिखाती है। गीक्स फॉर गीक्स खोल दिया मैंने, ये देखो यहां पे भी कि डेसिमल में वो नंबर क्या है 38, 20 हेक्सा में उसकी वैल्यू, कैरेक्टर में क्या है। तो अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, कैरेक्टर में कैपिटल ए की वैल्यू थी 65, तो ए को स्टोर नहीं करेगा, उसके नंबर को, और उस नंबर को भी किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी में। क्योंकि एट द एंड मेरा सिस्टम सिर्फ डेटा को किस में स्टोर करता है? बाइनरी की वैल्यू में ही स्टोर करता है। अब अगर आप यहां पे देखोगे, ये जो ASCII टेबल है ये भी आपका एक सिस्टम है, लेकिन यहां पे सिर्फ मेरे पास 128 ही कैरेक्टर हैं टोटल। लेकिन आपके पास लैंग्वेजेस कितनी है? आप हिंदी का भी प्रयोग करते हो, जब भी आप अपनी वेबसाइट को बनाते हो आप हिंदी को भी लिखते हो, लिखते हो नहीं लिखते हो? हिंदी भी लिखता हूं, हाँ। मैं फ्रेंच भी लिख सकता हूं, लेकिन हिंदी फ्रेंच के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूं हिंदी और फ्रेंच के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर, इंग्लिश अल्फाबेट, या फिर कोई नंबर स्पेस वगैरह कोई फेवर किया गया है। ये देखो कैरेक्टर, ये देखो, ये जो आपके कीबोर्ड के अंदर जो प्रेजेंट है सिर्फ वही। और अगर हिंदी को करना हो तो इसीलिए हम UTF-8 वाले डिक्शनरी में शिफ्ट हुए। जो यूनिकोड मेथड है मेरा, वो बताएगा कि हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है। आपने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट के अंदर इमोजीज भी होती हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं लाफिंग इमोजी, आपने अक्सर ये भी देखा होगा, ये इमोजी भी अगर आप देखते हो तो ये कैसे स्टोर हो रही है मेरे सिस्टम के अंदर, ये वाली आपने देखा होगा ना, ये वाली। तो देखते हैं कहां गई, ये देखो,
इसके भी क्रॉसपॉन्डिंग एक नंबर होगा। जितना डेटा आपके वेबसाइट पे प्रेजेंट है ना, उसके क्रॉसपॉन्डिंग नंबर में ही कन्वर्ट किया जाएगा। हाँ, आपकी जो इमेजेस हैं उनको भी नंबर में कन्वर्ट किया जाता दोस्त। उसको मैं फ्यूचर सीएसएस में डिस्कस करूंगा कि कैसे इमेजेस को नंबर में ट्रांसफर किया जाता है, कैसे वीडियो को नंबर में ट्रांसफर किया जाता है। एट द एंड कुछ भी है सबको नंबर में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि मेरा सिस्टम नंबर, और नंबर में भी कौन सा, बाइनरी नंबर ही समझता है। तो अगर आप यहां पे भी देखोगे, यहां पे इसका डिजाइन वगैरह इसने दे रखा है, ये देखो हंस रही, हंसने वाली इमोजी। तो वो बोल सकता है कि भैया आप इसको कॉपी वगैरह कर सकते हैं, इसने यहाँ पे मुझे कॉपी वगैरह का इमोजी डिजाइन। टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ये देखो कोड पॉइंट्स, इसका यूटीएफ वाला का पॉइंट, ये उसका नंबर रहा जिसके उसके उसके करॉस्पॉन्डिंग है। इस तरीके से उसने दर्शाया। तो आस्काई क्यों इस्तेमाल नहीं किया हमने, क्योंकि आस्काई के अंदर 128 डिफरेंट कैरेक्टर को भी आप दर्शा सकते हो, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास हिंदी भी है, चाइनीज भी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इतनी सारी इमोजीज हैं, इनको मैं कैसे दर्शा पाऊंगा। तो इनको दर्शाने का तरीका ही UTF-8 आपके लिए लेके आता है। और UTF-8 जो आस्काई है, वो आपका 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, एक कैरेक्टर 1 बाइट्स, 1 बाइट्स मतलब 8 बिट। वहीं आपका जो UTF-8 है, इसके बारे में आप और डिटेल में खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये काफी फ्लेक्सिबल है, ये 1 बाइट भी लेता है, 2 बाइट भी लेता है, 3 बाइट भी लेता है और 4 बाइट्स भी लेता है। इवन UTF-8 आस्काई वाले को सपोर्ट रखता है कि जो आस्काई के अंदर वैल्यू है वो UTF-8 के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो ये 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट कैरेक्टर के हिसाब से ये मेमोरी को एलोकेट करता है। इतना फ्लेक्सिबल है, इसलिए इतना फेमस है। मान लो अगर हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी लैंग्वेज का जो कैरेक्टर है वो ज्यादा मेमोरी ले रहा है, मतलब उसके उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा, मान लो ऐसी होगा कि 100 करोड़ 120 लाख, ऐसे कुछ भी कोई नंबर हो सकता है। अभी ऐसी मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा हो सकता है। मान लो 52,11,308, तो उस नंबर को स्टोर कराने के लिए 3 बाइट की लगेगी। वैसे ही अगर इंग्लिश का कोई है, जैसे ए है, तो ए के क्रॉसपॉन्डिंग 65 नंबर है, तो वो 8 बिट में स्टोर हो जाएगा। तो इंग्लिश वालों के लिए सिर्फ 1 बाइट मेमोरी लेगा, इमोजीज के लिए 4 बाइट लेगा, क्योंकि उसके लिए और हायर नंबर होगा। तो जब भी आपके पास कोई इमोजीज आती है, नया कैरेक्टर आता है, तो उसको एक नंबर एलोकेट किया जाता है ताकि मेरा सिस्टम उसको समझ पाए। यही आपके UTF-8 का कमाल है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और जो अभी तक मैं मेन कोड लिख रहा हूं, उसको मैं बॉडी के अंदर लिखता हूं, ये बॉडी के अंदर। तो जो अभी तक भी आप कोड लिखते आ रहे थे, उनको आप सबको आपको इसी के अंदर लिखना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूं डिव की। डिव क्या होता है? अक्सर आपने सुना होगा कि भैया डिव नाम का कुछ तो एग्जिस्ट करता है। डिव कुछ नहीं है दोस्त, डिव आपका सिर्फ एक कंटेनर है। यहां पे अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, ये डॉग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखो हर लेक्चर में मैं आपके लिए नोट्स नहीं बनाने वाला, आपको खुद से बनाने पड़ेंगे दोस्त। ओके, तो अगर हम यहां पे आए, फर्स्ट प्रिंसिपल कह रहा है कि वी नीड अ वे टू ग्रुप डिफरेंट एलिमेंट H1P इमेज टुगेदर इनटू अ सिंगल कॉन्सेप्चुअल यूनिट। कुछ समझ नहीं आया भैया, कुछ भी समझ नहीं आया। चलो अभी समझता हूं। मान लो मैं कह रहा हूं डिव आपका सिंपल एक कंटेनर है, ये एक टैग है आपका, और ये सिर्फ एक कंटेनर है। कंटेनर क्या करता है? किसी चीज को होल्ड करके रखता है। अब देखो कंटेनर होने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं। मान लो यहां पे एक और S3 टैग है, बढ़िया सब, और नीचे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूं, लॉरेम 10, ठीक है। मान लो मैं यहां पे ना कुछ CSS की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। जैसे अगर हम अभी आउटपुट देखें, तो हमारा आउटपुट ऐसा दिख रहा है, हेलो कोडर आर्मी कैसे हो, बढ़िया सब। मैं ये चाहता हूं हेलो कोडर आर्मी ना सेंटर बाय सेंटर पे, तो इसको मैं सेंटर पे कैसे ला सकता हूं? मैं यहां पे ना CSS लगाता हूं। CSS हम आगे भी सीखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते रहो। मैं स्टाइल कीवर्ड का प्रयोग करता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कि भैया जो इसके अंदर टेक्स्ट है उसको सेंटर पे लेके आ जाओ। तो आप देखोगे ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। मान लो मुझे इस कैसे हो को भी सेंटर पे लेके आना है, तो फिर से मुझे सेम कोड को कॉपी करना पड़ेगा, और अब मैं कैसे हो को भी सेंटर पे ले आया। मुझे इस बढ़िया सबको भी सेंटर करना है, इसको भी करा, और ये भी मेरा सेंटर आ गया। ये देख लो, ये 3 मेरे सेंटर पे आ गए। अब मुझे 3 लाइन बार बार कॉपी करनी पड़ी, यहां पे भी कॉपी करनी पड़ी, यहां पे भी करनी पड़ी, यहां पे भी करनी पड़ी। मेरे पास वेब पेज था ना, ये मेरे पास एक पेज था, मान लो ये मेरा वेब पेज है। तो मुझे पता है कि H1, H2 और H3 वो यहां पे है, लेकिन मैंने उनको सेंटर एक एक करके यहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया। इससे बेटर मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक कंटेनर ले सकता हूं, उसके अंदर मैं इन सारे टैग को डाल दूंगा, H1 को भी, H2 को भी और H3 को भी। ये डिव कंटेनर हो गया। और मैंने बोला कि इस कंटेनर को आप सेंटर पे लेके चले जाओ। अगर ये गया सेंटर पे, तो H1, H2, H3 भी ऑटोमेटिकली सेंटर पे चले जाएंगे। बोलने का मतलब क्या है कि मैं यहां पे एक डिव टैग का प्रयोग करूंगा, और डिव टैग इनको रैप अप कर देगा, इन तीनों को।
अब देखो यहाँ पे ना आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। आप यहाँ पे टैब दबाओगे, ये देखो ये बिल्कुल सही तरीके से हो जाएंगे, दिखेंगे कि ये डिव के अंदर है ये सब। आपको टैब दबाना है। कभी भी आपको लगे ना कि यार ये भैया गड़बड़ हो गई कि ये एक अलाइनमेंट में नहीं आ रहे, टैब दबा दो, वो अपने अलाइनमेंट में खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी तो मैंने इनको 3 बार लिखा, अब मैं इसको हटा देता हूं, तीनों से हटा देता हूं। इससे भी हटा दिया, इससे भी हटा दिया और इससे भी हटा दिया। तो अभी अगर आप अपना आउटपुट देखोगे, यहां पे चेक करोगे, तो ये अभी यहां पे, अब मुझे पता है ये तीनों डिव कंटेनर के अंदर है, ये डिव के अंदर है, ये तीनों इसके अंदर है। तो मैं अगर इसको यहां पे लिख दूं तो इससे क्या होगा, ये डिव खुद कहां चला जाएगा, ये बोलेगा भैया मेरे अंदर के कंटेंट को सेंटर कर दो। तो इसके अंदर के कंटेंट ये रहे, तो अब आप देखोगे तीनों के तीनों सेंटर हो गए। तो पहले मुझे एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा था, एक ही काम को क्या करना था, बार बार करना पड़ रहा था, एक एक करके सेंटर करने पड़े। अब आप सोचो, जब मैं लॉगिन पेज बनाता हूं किसी का भी, जब मैं लॉगिन पेज बनाता हूं किसी का भी, कितना मुश्किल हो जाएगा अगर मेरे पास डिव न रही। लॉगिन पेज अगर आपने देखा होगा, ये देखो यहां पे जो डेटा प्रेजेंट है, ये लॉगिन यहां पे लिखा हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड, इनिशियली तो यहां रहे होंगे ना, ये यहां पे यहां पे यहां पे। तो मैंने क्या करूंगा, एक डिव बनाई होगी और उसके अंदर इन सबको डाल दिया होगा और सीधा इस डिव को ही यहां पे लेके चला गया हूंगा कि भैया इसको यहां ले जाओ। वरना मुझे एक एक करके पहले लॉगिन को यहां से यहां लेके आना पड़ता, यूजर नेम को यहां से यहां, उसके नीचे वाले को यहां, पासवर्ड को यहां, एक एक करके करना पड़ता। तो डिव क्या करता है कि भैया जितना भी कंटेंट है उनको मेरे अंदर डाल दो और उसके बाद मुझे शिफ्ट कर दो। अगर मैं शिफ्ट हो गया बाकी भी शिफ्ट हो गए। एक डब्बा पकड़ा, उसके अंदर मैं H1 H2 H3 डाल दिया, अब मैं इस डब्बे को कहीं भी ला सकता हूं। इवन मैं इसके अंदर और भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, ये तो सिर्फ सेंटर की है। मैं चाहता हूं H1 H2 H3 तीनों का बैकग्राउंड ब्लू हो जाए, तो यहां पे मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू, सॉरी बैकग्राउंड कलर ब्लू मार्क कर दूंगा। तो अब तीनों का बैकग्राउंड कलर एक साथ ब्लू हो जाएगा। देखो दोस्तों, वरना एक एक करके मुझे CSS प्रॉपर्टी लगानी पड़ती, एक एक करके लगानी पड़ती। अभी CSS वाली क्लास आएंगे तब सीखेंगे। पर डिव का कॉन्सेप्ट समझो कि जब मुझे मल्टीपल एलिमेंट में जो एक साथ ग्रुप होने वाले हैं, जो एक साथ आने वाले हैं, उनको मैं एक साथ ऐसे करके रख सकता हूं कि ये तीनों हैं, इनको मैं एक साथ लेके उधर को शिफ्ट करा दूंगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ भैया, अब ऐसे ही यहां पे कॉन्सेप्ट आते हैं किसके, क्लास एंड आईडी। क्लास क्या होते हैं, आईडी क्या होते हैं, चलो समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई और टैग है, लॉरेम 20, यहां पे मान लो मैंने कोई H2 टैग प्रयोग कर दिया, हनी, बनी, वॉक, टॉक, और फिर से मैंने एक और पैराग्राफ को पकड़ा, इसको बोल दिया मैंने हेलो जी। ठीक है, अब अगर आप आउटपुट देखोगे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं यहां पे ये चाहता हूं कि भैया ये वाला और ये हेलो जी वाला, कौन सा वाला, ये वाला और ये हेलो जी वाला, इन दोनों को भी सेंटर कर दो, इन दोनों को भी सेंटर कर दो। पर अब मैं यहां पे डिव नहीं लगा सकता ऐसे करके, यहां पे नहीं लगा सकता। अगर मैं ऐसे करके लगाया, अगर ऐसे करके मैंने कोशिश करने की कोशिश करी तो गड़बड़ हो जाएगी। उससे क्या होगा, आप सब अज्यूम कर ही गए होंगे, उससे भैया ये वाला भी और ये वाला भी, ये हर कोई सेंटर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ देखो वो भी सब सेंटर हो गए। मुझे सिर्फ पहले वाले पी और लास्ट वाले पी को ही सेंटर करना था। तो ऐसे करके मैं सेलेक्ट कैसे कर सकता हूं, ऐसे करके कैसे सेलेक्ट कर सकता हूं, तो यहां पे आता है कि भैया मैं ग्रुपिंग कर सकता हूं क्लास से। क्या कर सकता हूं, ग्रुपिंग। मैं यहां पे क्लास लिखूंगा और इनका कोई नाम दे दूंगा। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया सेकंड और इस क्लास का नाम भी दे दिया सेकंड। दोनों को सेम नाम देना, आपको दोनों को सेम नाम देना है। पहले दोनों को एक नाम दे दो, जिससे मैं बोलूंगा कि भैया ये वाला पी और ये वाला पी को मैंने ग्रुप कर दिया। क्लास से मैं मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ ग्रुप कर सकता हूं। मान लो मेरे पास एक और है, मान लो यहां से H3 यहां पे लिख दो ऐसे करके, और एक और H4 है, उसके अंदर मैंने लिखा है हाँ हाँ। मैं चाहता हूं कि भैया इस H4 को भी मुझे सेंटर करना है, तो इसको भी मैं सेम क्लास पे रख सकता हूं, सेकंड सेम क्लास पे। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, जैसे मैंने क्लास करा, अब मैं इनको एक साथ सेंटर कर सकता हूं। बस मुझे यहां पे अब CSS की प्रॉपर्टी को लगाना है कि मैं बोलूंगा कि भैया इस सेकंड को पकड़ो, जो ये सेकंड क्लास है इसको पकड़ो, इनको सेंटर कर दो, क्योंकि मैंने इनको नाम दे दिया क्लास।
क्लास, क्लास का नेम रिपीट हो सकता है, जिनको आपको एक साथ करना है उनको सेम क्लास में रख दो, क्लास रिपीट होती है। अब इसको कैसे करूंगा, मैं अभी आपको सिर्फ ऐसे ही करके दिखा रहा हूं, सीएसएस हम अलग से पढ़ेंगे, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है। और इस सीट को मुझे सिंपल से यहाँ पे लिंक करना होता है। देखो ये कोड पूरा समझाऊंगा मैं आपको जब आगे वाले लेक्चर आएंगे। हाँ, तो यहां से मैंने इस सीट को इसके साथ लिंक करा दिया, HREF ने HTL CSS को करा दिया। ओके, अब मैं यहां से चाहता हूं कि ये सेलेक्ट हो जाए, ये साला सेकंड भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो जब भी मुझे इसको सेलेक्ट करना होता है कि मैं बोल रहा हूं कि सेकंड क्लास जिसका नाम है उन सबको सेंटर कर दो, तो क्लास को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, डॉट सेकंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आप देखोगे वो तीनों ही सेंटर हो चुके हैं, ये देख लो, लॉरेम इप्सम, हेलो जी, हाँ हाँ, सिर्फ इससे। तो आपको सीएसएस पे अभी ध्यान नहीं देना, बस मैं आपको समझा रहा हूं क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है। क्लास का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी चीज को एक साथ ग्रुपिंग करके रखना, ये हमारा मकसद है। ग्रुप करके, मैं उनको ग्रुप करके उसके ऊपर सीएसएस प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। अब आईडी क्या होती है, क्लास समझ गया, आईडी क्या होती है। आईडी भी बहुत आसान है, आईडी में कुछ है ही नहीं। मान लो मुझे सिर्फ यहां पे एक और पैराग्राफ है, मैं हूं डॉन। हाँ, आप चाहते हो कि भैया मैं इस मैं हूं डॉन को सेंटर करना चाहता हूं, अच्छा सिर्फ मैं हूं डॉन को सिर्फ, हाँ, या फिर मैं हूं डॉन का मैं कलर चेंज करना चाहता हूं, बैकग्राउंड कलर पिंक करना चाहता हूं, मान लो, कैसे करूंगा भैया, यहीं पे लगा देंगे ना सीएसएस स्टाइल बैकग्राउंड कलर और पिंक कर दूंगा ऐसे करके, तो भैया उसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाएगा, क्या दिक्कत है। देखो दोस्त, ऐसे करके भी आप स्टाइलिंग लगा सकते हो, पर मैं चाह रहा हूं यहां पे लगाते, मैं यहां पे उस सीएसएस को लगाऊं। देखो यहां पे आता है एक आईडी, आईडी होती है अपनी यूनिक, कि किसी भी एलिमेंट को, ये एलिमेंट होता है, टैग क्या होता है, सिर्फ ये इतना सा टैग होगा, सिर्फ डिव डिव टैग होगा, एलिमेंट पूरा, कि किसी एलिमेंट को यूनिकली सिलेक्ट करने के लिए हम आईडी का प्रयोग करते हैं, और आईडी हमेशा यूनिक होगी। अगर मैंने इसको आईडी दे दी, तो आईडी आप कैसे देते हो, मान लो आपने इसका नाम दिया फर्स्ट, अब किसी को भी मैं आईडी फर्स्ट नहीं दे सकता, किसी को भी मैं आईडी फर्स्ट नहीं दे सकता। क्लास के नेम रिपीट हो सकते सबके, लेकिन आईडी कभी भी रिपीट नहीं होगा, आईडी हमेशा यूनिक होगा, क्योंकि कई बार जब आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे आपको किसी एलिमेंट को यूनिकली सिलेक्ट करना होगा, और अगर उसको यूनिकली सिलेक्ट करना है तो आपको आईडी की जरूरत पड़ती है। अब यूनिकली कैसे करूंगा, अब आईडी को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहां पे लिखते हैं हैश फर्स्ट, जो आपका आईडी का नाम है, हैश आपको लगाना था, हैश आईडी डॉट क्लास। ओके, हाँ, अब आप यहां पे कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर पिंक, ये यहां पे अब इसके पीछे अटैच हो जाएगा, मैं हूं डाउन, आप देख सकते हैं। तो क्लास आईडी सबके कॉन्सेप्ट अब हमें क्लियर है। मैंने क्या कहा, आईडी होती है यूनिक, कि कई बार मेरे पास ये HTML फाइल रहती है, मैं CSS को यहां पे लिखता हूं, मुझे यहां नहीं लिखनी CSS, जैसा अभी मैंने यहां पे CSS लिख रही है नहीं है, हाँ, ये यही होती है CSS, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, मैं यहां पे अलग से लिखना चाहता हूं, तो इस CSS को इनके एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, इस वाले P को सिलेक्ट करना है, क्योंकि P तो मल्टीपल हो सकते हैं, सिर्फ इस वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो कभी मुझे चाहिए होता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करूं, तो उसको मैं आईडी दे सकता हूं यूनिक, किसी एक ही को करना है तो आईडी साहब उसको टारगेट कर सकते हैं, सिंपल, ये क्लियर। अब यहां पे जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते दोस्त, और हाँ, अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने तो आप यहां से भी बना सकते हैं, W3 स्कूल्स HTML, अगर आप ये सर्च करोगे W3 स्कूल, यहां पे सारे नोट्स आपके प्रेजेंट रहते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, बेसिक एलिमेंट CSS क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, यहां से आप नोट्स वगैरह देख सकते हैं। ओके, अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मेरे वेबसाइट के अंदर तीन चीजें और होती हैं। हेडर, हेडर आपने देखा होगा, ये मेरा हेडर पार्ट है, ये मेरी बॉडी का मेन पार्ट है बाकी, और ये हो जाता नीचे वाला स्क्रॉल करके फुटर। तीन पार्ट होते हैं मेरे वेब पेज के अंदर। एक होता है हेडर, जैसे मैंने इस पे गया तो आपने देखा होगा कि भैया ये ऊपर हेडर पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हेडर पार्ट मेरा सेम रहा, लेकिन मेन वाले कोड में चेंज हो गया। ये देखो, स्टाइल में गया, हेडर पार्ट सेम ही रहा, देख लो आप, हेडर पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और इवन फुटर में भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो आपने कई वेबसाइट देखा होगा जिसमें हेडर पार्ट सेम रहता है, फुटर सेम रहता है, बस मैं बटन क्लिक करते जाता हूं और बीच वाला कंटेंट चेंज होता रहता है। तो हेडर में क्या होता है आपके, ये लिंक वगैरह होते हैं, ये नेविगेशन लिंक वगैरह, आपने अक्सर देखा होगा, ये नेविगेशन लिंक, ये कि मुझे इन पे नेविगेट करना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, तो ये हेडर पार्ट का होता है। हर वेबसाइट में आप देखा होगा कि ये यहां से लेके यहां तक, ये इसका हेडर पार्ट हो गया।
बाकी जो कंटेंट है वो आपका मेन में आ जाएगा। और एक होता है फुटर, जब फुटर के अंदर जो आपकी रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है। सेम आप यहां पे भी कर सकते हैं कि भैया इसके अंदर मुझे हेडर बनाना है, आपने यहां पे लिख दिया आई एम द हेडिंग ऑफ दिस पेज। मुझे पता आप गुस्सा करोगे कि भैया इसके अंदर H1 क्यों लिखा, चलो इसको H2 कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आप देखोगे ये इस पेज की हेडिंग बन जाएगा। ये सिर्फ उसके मीनिंग को दर्शा रहा है, हमें पता रहे कि भैया हेडर पार्ट कौन सा है। हेडर पार्ट में आपसे लिंक वगैरह दिखेंगे। उसके बाद हेडर के बाद बाकी जो पार्ट है ये आ जाता है हमारे मेन के अंदर। ये वाला पार्ट जो मेरा मेन है, और लास्ट होता है हमारा फुटर। फुटर में हम क्या लिखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा फुटर के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं। अगर आपने इस वेबसाइट पे भी देखा, ये रहता है कि भैया HTML ट्यूटोरियल, टॉप ट्यूटोरियल, रेफरेंस क्या है, ये लिंक वगैरह दिए हुए होते हैं उन्होंने, ये वाले सब कुछ अबाउट अस टाइप का उन्होंने दे रखा। जैसे अगर मैं कोडर आर्मी पे भी जाऊं तो ये हमारा हेडर पार्ट हो गया, ये देखो, ठीक। और ये हो गया हमारा फुटर, ये वाला कि क्विक लिंक्स, कंपनी, ये सब कुछ टर्म एंड कंडीशन हमारी क्या होने वाली है। तो ये हमारा हेडर हो गया, और नीचे वाला हमारा क्या हो गया, फुटर पार्ट हो गया। तो फुटर के अंदर आप ऐसे करके कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया पैराग्राफ कि कॉन्टेक्ट अस, अपना नंबर आपने यहाँ पे डाल दिया ऐसे करके, बस। तो हेडर, फुटर, मेन, ये हर वेबसाइट का आपका पार्ट होते हैं। ये सिर्फ आपको एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि भैया आपके वेबसाइट का हेडिंग क्या होने वाला है, मेन पार्ट क्या होने वाला है, और फुटर पार्ट क्या होने वाला है। अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो क्या आपका कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा दोस्त, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक। लेकिन अच्छी हैबिट होती है इनको लिखना, ताकि एक क्लियरिटी आए जो भी आपकी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा है। तो आई होप आज के लेक्चर को चलो यहीं तक ही रखते हैं। वेब पेजेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी लेंथ ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है आज की वीडियो की। और अगर आज आपको लगा कि भैया हमने आज बहुत कुछ सीखा, जैसे फाइल पाथ सिस्टम के बारे में हमने काफी कुछ सीखा, हमने बॉयलर प्लेट की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में बहुत कुछ सीखा, तो लिख दो बेस्ट लेक्चर और बताओ बाकी बच्चों को कि ये नॉर्मल वेब डेव का आपका कोर्स नहीं है। हम फर्स्ट लेक्चर से ही चीजों का एक स्टैंडर्ड बनाते हुए आ रहे हैं, और वही हम कंटिन्यू रखेंगे कि वो इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं मिलती उसको प्रोवाइड करना, और इस तरीके से कि आपके कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो। क्योंकि दोस्त, जो ये फाइल पाथ वाला है इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला है। जो आपका रिलेटिव पाथ है इसको आप बहुत प्रयोग करोगे, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, इसका प्रयोग आपको करना ही करना है बहुत ज्यादा। तो चलो फिर आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। मैं मिलता हूं आपको अब नई वीडियो में। लास्ट तक बने हो, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना लास्ट तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।